एटीट्यूड आपके दिमाग की खिड़की है। आप सुन रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है अमेरिका के प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर जेफ केलर ने। पिछले चैप्टर में हमने पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों का अंतर समझा। अगर आप में नेगेटिव एटीट्यूड के लक्षण हैं, तो आप भी अपना नजरिया बदलें, मतलब अपने दिमाग की खिड़की को साफ कीजिए। जैसा कि जेफ बताते हैं कि एटीट्यूड आपके दिमाग की वो खिड़की है जिससे आप दुनिया देखते हैं। अब ये आपके एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप दुनिया को किस तरह से देखना चाहते हैं। जेफ पहले ही बता चुके हैं कि आप अपने एटीट्यूड को बदल या नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए आप अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको एक सही दिशा में काम करना होगा, अपने माहौल को सुधारना होगा। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, आपको उस पर काम करना होगा। जिस तरह आप गंदी खिड़की को साफ करके चमका देते हैं, वैसे ही आप अपने दिमाग की उस खिड़की को भी साफ कर सकते हैं जिससे आप दुनिया देखते हैं। जेफ आगे लिखते हैं कि हर इंसान अपनी जिंदगी की शुरुआत एक साफ खिड़की से ही करता है। जैसे कि एक बच्चा होता है, जब वो चलना सीखता है तो वो गिरता है, लेकिन वो किसी को दोष नहीं देता, ना तो फर्श को ना ही किसी व्यक्ति को। वो मुस्कुराते हुए फिर उठता है और चलने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। उसे उम्मीद होती है कि वो ऐसे ही एक दिन चलना सीख जाएगा। उसके अंदर एक चमकदार ऊर्जा होती है जो उसे बार बार गिरने के बाद भी उठने को प्रोत्साहित करती है। उसके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके दिमाग की खिड़की बहुत ही साफ होती है। लेकिन जब वो बड़ा होता है, दुनिया की भागम भाग में शामिल होता है, जिंदगी उसके ऊपर धूल फेंकना शुरू कर देती है। उसकी खिड़की भी मटमैली होने लगती है। लेकिन अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव बना रहे तो वो उस गंदगी को साफ करता रहेगा। लेकिन अगर उसका एटीट्यूड नेगेटिव हुआ तो गंदगी परत दर परत जमती चली जाएगी। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि जेफ खिड़की गंदी होने के कौन कौन से कारण बता रहे हैं। हमारी खिड़की हमारे शिक्षकों और माता पिता की आलोचना से गंदी होना शुरू होती है। हमारे दोस्तों और साथियों की खिल्लियों से दागदार और धब्बेदार होने लगती है। हमारी खिड़की दूसरों के रिजेक्शन से गंदी होने लगती है और साथ ही वो हमारी निराशा से पटने लगती है। फिर जब हमारे अंदर संदेह की भावना विकसित होने लगती है तो हमारी खिड़की पूरी तरह से धूल धूसरित हो जाती है। जब खिड़की पूरी तरह से परत दर परत गंदी हो जाती है तो प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। लोग उसे साफ किए बिना ही जीते चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी में कोई रोमांच नहीं महसूस होता। इसका सबसे बुरा प्रभाव ये होता है कि लोग सपना देखना ही छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी खिड़की को साफ करना ही भूल जाते हैं, या कहिए कि छोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह जेफ के साथ भी हुआ था। जेफ जब वकील थे तो उनकी खिड़की धीरे धीरे करके पूरी तरह से गंदी हो चुकी थी। उन्होंने उसे साफ करना ही छोड़ दिया था। यही कारण है कि उन्हें खुद में ऊर्जा की कमी महसूस होने लगी थी। उनकी खिड़की नकारात्मकता के कीचड़ में पूरी तरह से डूब गई थी। लेकिन वो आगे लिखते हैं कि उन पर ईश्वर की कृपा थी। वो हमेशा अपनी खिड़की की गंदगी को साफ करने के बारे में सोचते रहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने अपनी खिड़की की कालिख को पूरी तरह से रगड़ रगड़ कर साफ किया। इसमें उन्हें जीवन का थोड़ा समय जरूर देना पड़ा, लेकिन जब खिड़की साफ हुई तो उन्हें एक शानदार दुनिया देखने का मौका मिला। जिंदगी जीने का एक सकारात्मक नजरिया मिला। जेफ यहाँ क्लियर करते हैं कि आपको अपनी खिड़की खुद ही साफ करनी है। आपकी खिड़की कोई दूसरा आके साफ नहीं कर सकता और ना ही किसी के भरोसे बैठें। लोग सिर्फ खिड़की को साफ करने के लिए आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं, अंततः साफ आपको ही करनी है। जेफ आगे लिखते हैं कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, या तो आप अपनी खिड़की को ऐसे ही गंदी छोड़ दें और उसी से दुनिया को देखते रहें। हालांकि इससे आपको ये नुकसान होगा कि दुनिया में आपको हमेशा कमियां ही दिखेंगी। आपकी सोच हमेशा निराशावादी बनी रहेगी। आप में दिन प्रतिदिन जोश की कमी होती चली जाएगी। दूसरा ऑप्शन है, आप एक कपड़ा उठाएं और अपनी खिड़की को खुद साफ करने में जुट जाएं और तब तक चमकाइए जब तक वो कांच की तरह ना चमकने लगे। इससे आपको अपने आसपास ऊर्जा महसूस होगी, जीवन जीने की ललक बढ़ेगी, कुछ नया और अच्छा करने का मन करेगा। आज जो भी आप करेंगे पूरे तन मन धन से करेंगे।
आप उन सपनों को भी फिर से पूरा करना चाहेंगे जो कभी आपने देखे थे। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, आपको क्या लगता है कि आप में भी एटीट्यूड को बदलने की क्षमता है? शायद आपको लग रहा होगा कि आपकी समस्या जेफ की समस्या से बड़ी है। आपने बहुत बुरे दिन देखे होंगे या उनसे भी बुरे वक्त से गुजर रहे होंगे, या आप ये कहना चाहते हैं कि जेफ को क्या मालूम, बोल देना अलग बात है, करना अलग बात है। तो जेफ भी तो यही कहते हैं कि आपको अपनी खिड़की खुद ही साफ करनी है। आपको अपने एटीट्यूड का चयन खुद करना है। आपको क्या चुनना है, सकारात्मकता या नकारात्मकता, ये आप पर निर्भर करता है। जेफ आगे लिखते हैं कि क्या आपका दुख, यातनाएं या पीड़ा डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल से बड़ी है? फ्रैंकल वो इंसान हैं जिन्होंने धरती पर रहकर नरक की पीड़ा को झेला था। उन्हें नाजी कैंप की यातनाओं को सहन करना पड़ा था। इसके बाद भी जिंदा रहे। उनके माता पिता और बीवी, बच्चों को गैस चैम्बर में तड़पा तड़पा कर मार डाला गया था। उन्होंने सब कुछ सहन किया, जिंदा रहे। जहां जिंदगी की आस छोड़ देनी चाहिए, वहां उन्होंने नए सपने देखे, कई लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। डॉक्टर फ्रैंकल अपनी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में लिखते हैं कि इंसान से एक चीज को छोड़कर सब कुछ छीना जा सकता है, वो है उसका एटीट्यूड, यानी नजरिया, यानी दृष्टिकोण। एटीट्यूड ही उसकी आजादी का अंतिम पड़ाव है। बुरी से बुरी परिस्थितियों में इंसान को अपना एटीट्यूड चुनने का अधिकार है। नींद की कमी, अपर्याप्त भोजन और अमानवीय मानसिक यातनाओं को उन्होंने सहन किया। विपरीत परिस्थितियों से लड़कर खुद को जिंदा रखा। जहां कुछ साथी कैदी मजबूरन हिम्मत हार गए थे, वहां वो अपने एटीट्यूड के साथ अटल रहे। यातनाएं देने वाले वे शिविर भी उनकी हिम्मत तोड़ने में असफल रहे। डॉक्टर की हकीकत को जानने के बाद अब तो आपको लग रहा होगा कि आप भी अपने एटीट्यूड को बरकरार रख सकते हैं, अपनी खिड़की से गंदगी साफ कर सकते हैं और दुनिया को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो आपको इस संसार में कोई भी परेशानी परेशान नहीं कर सकती। कोई भी ताकत आपकी मंजिल तक आपको पहुंचने से नहीं रोक सकती। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। एटीट्यूड और सफलता का आपसी संबंध। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है अमेरिका के प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग राइटर जेफ केलर ने। आशा है कि आपने पिछले चैप्टर से प्रेरणा लेकर अपनी खिड़की को साफ कर लिया होगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा होगा। आपने डॉक्टर फ्रैंकल की प्रेरणादायक कहानी को भी सुना। शायद ही किसी ने इतना दर्द और दुख झेला होगा। इसके बाद भी उन्होंने अपने एटीट्यूड को संभाल कर रखा। हमारी मुसीबतें तो उनकी मुसीबतों से बहुत कम हैं। हमारे पास अपने जीवन को आकार देने के बहुत से रास्ते हैं। तो हमें अपने एटीट्यूड को और अच्छे से साफ करके आगे बढ़ना चाहिए। फिर देरी किस बात की? इस किताब के सिद्धांतों को अपनाकर अपनी सफलता तक पहुंचें। अब आप भी अपने सपनों को पूरा करने के पीछे लग जाएं, लेकिन याद रहे कि सिर्फ खिड़की को साफ करने से ही आप सफलता को नहीं पा सकते। हाँ, आप ये सोच सकते हैं कि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपने अभी सिर्फ अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव किया है। अभी आपको सफलता की और भी सीढ़ियों को चढ़ना है। तो आइए इस चैप्टर में जानते हैं कि हमें और क्या करना होगा जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। इसके बारे में लिखते हुए जेफ कहते हैं कि इसके लिए आपको अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा। सफलता के कुछ प्राचीन नियमों को अपनाना होगा, जिसे अपनाकर लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आशा है कि ये नियम आपको भी सफलता अर्जित करने में मदद करेंगे। इनसे आप अपने डर से लड़ने, विपरीत परिस्थितियों में भी दिमाग से काम लेने के बारे में जानेंगे। प्रतिबद्धता की शक्ति को बढ़ाने के साथ ही और भी बहुत सी जरूरी बातों को सीखेंगे। फिर आपको वो जिंदगी हासिल होगी जो कभी आपने अपने सपने में देखी थी। अब आपको लग रहा होगा कि जब हम सफलता के सिद्धांत की बातों को सीखने जा रहे हैं, तो यहाँ एटीट्यूड क्या कर रहा है? जेफ आगे लिखते हैं कि अगर उन्होंने एटीट्यूड के पहले एवरीथिंग लगाया है, तो एटीट्यूड का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। बिना एटीट्यूड के आप किसी दूसरे के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर ही नहीं सकते। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जिंदगी की कहानी ही एटीट्यूड से शुरू होती है और उसी पर जाकर खत्म होती है। मतलब आप जिंदगी में जो कुछ करते हैं, उसमें किसी ना किसी तरह से एटीट्यूड का हाथ रहता ही है।
किसी भी सिद्धांत की रोशनी आपके अंदर तभी प्रवेश करेगी जब आपके एटीट्यूड की खिड़की स्वच्छ और चमकदार होगी। नहीं तो शायद उस सिद्धांत की रोशनी का कोई कतरा ही आप तक पहुंचे। इससे ये होगा कि आप उस सिद्धांत के बारे में जान तो जाएंगे, लेकिन आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। और जब फायदा नहीं होगा तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपकी खिड़की साफ रहेगी तो आप इन सिद्धांतों से मिलने वाले लाभ का पूरी तरह से फायदा ले सकते हैं। एक सफलतम व्यक्तियों की सूची में शामिल हो सकते हैं। आप एक संतुष्ट जीवन के मालिक बन सकते हैं। आपको रिश्तों की अच्छी समझ होगी, उन्हें निभाने में आप माहिर हो जाएंगे। आप आध्यात्मिक रूप से खुद को विकसित कर सकते हैं। आप अपने जीवन के परम उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। यदि आप सफलता के अन्य सिद्धांतों का तालमेल अपने एटीट्यूड से बिठा लेते हैं, तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में कोई बाधा बाधित नहीं कर सकती। आप पहले से ज्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे। आप नए लक्ष्य निर्धारित कर उसे हासिल करने के बारे में सोचेंगे। फिर आप अपनी जिंदगी में इतने काबिल हो जाएंगे कि आपको हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही दिखेगा। आप जिस किसी चीज को हाथ लगाएंगे उसमें सफलता हासिल करेंगे। आपको अच्छे बुरे का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। आपको अपने पूरे सामर्थ्य का पता चल जाएगा। आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि आप किसी को भी परिवर्तित कर सकते हैं। अब शायद आपको पता चल गया होगा कि एटीट्यूड का क्या महत्व है। शुरू में आपको लग रहा होगा कि सफलता के सारे सिद्धांत आपके साथ हैं, तो बिना एटीट्यूड के सफलता कैसे नहीं मिलेगी। शायद अब इस बात पर विश्वास कर सकें कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना आपको सफलता के सिद्धांत समझ ही नहीं आएंगे। जब आपको उन सिद्धांतों की समझ नहीं होगी तो सफलता तक पहुंचना मुश्किल है। इस चैप्टर में हमने कई जरूरी चीजों को जाना, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने एटीट्यूड और सफलता के दूसरे सिद्धांतों के साथ उसके संबंध को समझना जरूरी था। जब हम इसके संबंध को समझ लेते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ने वाले रास्ते पर आ जाते हैं। हमें उस पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। हमारा आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि हमें अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस होती है। और जब तक आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंचते, आप चलते रहते हैं। इसी के साथ आते हैं अपने अगले चैप्टर पर। आगे के चैप्टर में हम और भी बहुत सी जरूरी बातों को जानेंगे। कुछ नामचीन हस्तियों के एटीट्यूड से जुड़े प्रसंगों के बारे में भी जानेंगे। उन हस्तियों ने एटीट्यूड के सिद्धांत को स्वीकार किया, जाना, समझा और दुनिया को भी समझाया। और ये भी जानेंगे कि कैसे आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो उसे पा लेते हैं। तो आप हमारे साथ इस चर्चा में इसी तरह बने रहें, मेरे साथ इसी तरह सुनते रहें एटीट्यूड इज एवरीथिंग की ऑडियो बुक समरी। जो चाहेंगे वो पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग की समरी, जिसे लिखा है अमेरिका के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर जेफ केलर ने। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि सफलता के अन्य सिद्धांतों के साथ एटीट्यूड का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। मतलब बिना एटीट्यूड की खिड़की चमकाए आप सफलता की असली चमक कभी नहीं देख सकते। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम कैसे एक चुंबक की तरह काम करते हैं। जैसा हमारा एटीट्यूड होगा उसी तरह की चीजों को हम अपनी तरफ खींचेंगे। जेफ आपसे सवाल भी करते हैं कि क्या किसी को ऐसी चाबी का पता मालूम है जिससे सफलता की तिजोरी का ताला खोला जा सके? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, लेकिन आप सफलता को पाने की कोशिश करेंगे तो वो अवश्य आपको मिल जाएगी। जाने माने लेखक और ब्रॉडकास्टर एरल नाइटिंगेल का द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट नाम से एक बहुत ही फेमस रिकॉर्डेड संदेश है, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत ही अच्छे से समझाया है। इस प्रोग्राम में उन्होंने सफलता को हासिल करने के सिद्धांत को इंग्लिश के 6 शब्दों में डिफाइन किया था। तो आइए जानते हैं वे अंग्रेजी के शब्द कौन से हैं जिन्हें नाइटिंगेल सफलता का मंत्र मानते हैं। वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। इसका मतलब है कि हम जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं वही बनते चले जाते हैं। हालांकि उन्होंने ऐसे ही एक दिन इस छोटे से वाक्य को सफलता का मंत्र नहीं मान लिया था। उन्होंने इस विषय पर बाकायदा रिसर्च किया और फिर उन्होंने पाया कि ज्यादातर राइटर, दार्शनिक और धार्मिक नेताओं का यही मानना है कि हमारे विचार ही हमारे काम को तय करते हैं, हमें सफलता की ओर बढ़ने की सही दिशा देते हैं। मतलब आप जैसा सोचेंगे
वैसा ही करेंगे भी, क्योंकि आप अपने विचार की प्रोग्रामिंग अपने दिमाग में करते हैं, फिर उसी के अनुसार आपका दिमाग आपको चलाता है। अब आपकी इच्छा ये जानने की भी हो रही होगी कि किसने क्या कहा, तो आइए जान लेते हैं कि महान व्यक्तियों ने इसके बारे में क्या-क्या विचार व्यक्त किए हैं। जेफ ने कुछ चुनिंदा लोगों के विचारों को अपनी इस किताब में संदर्भित किया है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं उस पर विश्वास करते हैं तो हम उसे हासिल भी कर सकते हैं। बेंजामिन इज़राइल कहते हैं कि अपने मस्तिष्क को महान विचारों से पोषित करें। वहीं रॉबर्ट कॉलियर कहते हैं कि इस पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। हेनरी फोर्ड का बहुत ही फेमस कोट है, अगर आप कोई काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, दोनों ही अवस्था में आप सही होते हैं। जेफ ने अपने स्वाध्याय के दौरान बाइबल को भी बहुत बारीकी से पढ़ा। उन्होंने कुछ बाइबल के प्रसंगों को भी अपनी किताब में संदर्भित किया है जो सोच विचार से संबंधित है। आपका काम वैसा ही होगा जैसा आप सोचेंगे कि वो होगा। दूसरा बाइबल का कोट है, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि आपको खुद पर विश्वास है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अब आइए थोड़ा इस सिद्धांत को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए राहुल को एक साल में $30,000 कमाना है, तो राहुल सोचना शुरू कर देता है कि उसे $30,000 कमाना है। तो वो मानव चुंबक की तरह रोजगार के सभी अवसरों को अपनी ओर खींचने लगेगा। और अगर राहुल इस विचार पर दृढ़ प्रतिज्ञ रहा तो वो अपने $30,000 कमाने के लक्ष्य को पूरा कर लेगा। अगर राहुल को लगता है कि उसे अपने परिवार की जरूरतों के हिसाब से उसे $50,000 कमाना है, तो राहुल की इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें राहुल का दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तभी वो 50,000 कमाने के लक्ष्य तक पहुंचेगा। क्योंकि चाहने और विश्वास करने में बहुत फर्क होता है। तो उम्मीद है कि आप सफलता के इस सिद्धांत के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। जेफ आगे लिखते हैं कि ये केवल पैसे तक सीमित नहीं है। आप इस सिद्धांत को अपने किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कर सकते हैं। आपको वो सोचना होगा और उस पर विश्वास करना होगा कि आप उस लक्ष्य को पा लेंगे। याद रहे, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा। जब आपका विश्वास होगा, आप उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे, उससे जुड़ी चीजों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसे हासिल कर लेंगे। तो इसी सीख के साथ और भी चीजों को सीखने के लिए आगे के चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। मैं आपका दोस्त चेतन, मेरे साथ यूं ही बने रहें, कुछ नया सीखते रहें और एटीट्यूड इज एवरीथिंग की समरी सुनते रहें। सकारात्मक विश्वास तंत्र। नमस्कार, मैं हूं चेतन। एटीट्यूड इज एवरीथिंग की बुक समरी, जिसे लिखा है अमेरिका के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग राइटर जेफ केलर ने। जेफ ने अपना एटीट्यूड बदला और अपने पसंदीदा पेशे को चुना। आज वो दुनिया की एक चर्चित हस्ती हैं। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि इंसान एक चुंबक की तरह काम करता है। वो जिस भी चीज को चाहेगा, उस पर विश्वास करेगा, उसे हासिल कर लेगा। अब आइए इस चैप्टर में हम इसे और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। हम जो भी चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। इस विचार को लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट कहते हैं, अर्थात प्रभावी सोच का सिद्धांत। एक ऐसी सोच जो प्रबल इच्छा की तरह काम करती है। आइए इसे और भी सरल शब्दों में समझते हैं। हम सभी के अंदर एक ऐसी पावर होती है जो हमें अपने विचारों की डायरेक्शन में पुश करती है। इसमें मुख्य भूमिका होती है डोमिनेंट अर्थात प्रभावी की। अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं उसे आप सभी को बहुत ध्यान से सुनना होगा। अगर आप 10 सेकंड सकारात्मक विचारों के बारे में सोचते हैं और अगर 16 सेकंड नकारात्मक विचारों के बारे में सोचते हैं, तो आप सकारात्मक परिणामों की उम्मीद करना छोड़ दें। आपके काम से ज्यादातर नकारात्मक परिणाम ही आने वाले हैं। और अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो तुरंत आज ही इसमें परिवर्तन कर लें। सकारात्मक सोच की समय सीमा को बढ़ा दें। आइए इस बात को और अच्छे से क्लियर करते हैं। अगर आप 2 निवाला खाकर ये सोचेंगे कि आपका पेट पूरी तरह से भर जाए, तो ये असंभव है। या आप सोचते हैं कि अपना मोटापा कम कर लें, इसके लिए आप सुबह हेल्थी और लो कैलोरी वाला नाश्ता करें और पूरे दिन समोसे, रसगुल्ले और जलेबी के मजे लेते रहें, तो फिर ऐसे कैसे होगा? हफ्ते में एक दिन 3 घंटे कसरत कर लेने से आप फिट नहीं हो सकते। आपको इसके लिए रोज एक नियमित समय देना होगा। इसी तरह आपको जो चीज करना है या पाना है
उसको समय देना होगा। थोड़ा करके ज्यादा पाने की उम्मीद ना पालें। आपको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव सोचना होगा और ये मानकर चलें कि कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होगा। आप धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ाएं और ऐसा तब तक करें जब तक कि ये आपके जीवन का एक अहम हिस्सा ना बन जाए। आप तो जानते हैं कि अगर आप इसे लगातार कुछ हफ्तों तक करते रहेंगे तो ये आपके रूटीन में शामिल हो जाएगा। फिर ये आपके थॉट पैटर्न का हिस्सा बन जाएगा। फिर आप हर चीज के पॉजिटिव हिस्से से कुछ ना कुछ लेना सीख जाएंगे। वर्जिल कहते हैं कि वे लोग ही कुछ कर सकते हैं जो ये सोच रखते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं। जेफ एक खुद का उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि 1970-80 के दशक की शुरुआत में उनके एरिया यानी लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में बहुत से लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे थे। उन लोगों को लगता था कि एक अच्छा फैसला है। लोग घर लेकर उसे किराए पर चढ़ाकर पैसे कमा रहे थे। जेफ के दिमाग में भी इस बीच कई बार ख्याल आया कि वो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, लेकिन उस समय उनको खुद की काबिलियत पर संदेह था। उनको लग रहा था कि वो जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे। उस वक्त उनका एटीट्यूड नेगेटिव था, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। फिर बाद में 1986 में जब उन्होंने मोटिवेशन और एटीट्यूड से जुड़ी चीजों के बारे में अध्ययन करना शुरू किया, कई हस्तियों के टेप सुनना शुरू किया, तो उनका एटीट्यूड नेगेटिव से पॉजिटिव होने लगा। उन्हें कई चीजें क्लियर हुई। फिर उन्होंने 1986 की गर्मियों में निर्णय लिया कि वो इस साल के अंत तक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने इस बात पर विश्वास करना शुरू किया। उन्होंने लगातार 6 महीने तक इस पर विश्वास बनाए रखा। रोज एक नोटबुक में से लिखते गए। इस बीच कई रियल एस्टेट एजेंट से मिले, सैकड़ों घर देखे और पतझड़ के मौसम में उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया, यानी एक घर के मालिक बन गए। इतना ही नहीं, उन्होंने 26 दिसंबर यानी साल के खत्म होते होते एक घर और ले लिया। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो इंसान पहले घर खरीदने में असफल रहा, वो 6 महीने में 2 घरों का मालिक कैसे बन गया, है ना? आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा। कोई बात नहीं, सवाल आना स्वाभाविक है। सवाल आना और जवाब देना अच्छी बात है। इससे ये साबित होता है कि आप अपने काम में इन्वॉल्व हैं। ठीक यही सवाल उस समय जेफ के दिमाग में भी आ रहा था। उनको खुद लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने खुद के कामों पर चिंतन शुरू किया। उन्होंने पाया कि उनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया है। उन्होंने जो हासिल करना चाहा, उस पर पूरी लगन से काम लिया। अब आगे जेफ एटीट्यूड और एक्शन के बारे में लिखते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ सोचने से काम सिद्ध हो जाएगा, तो ये मुश्किल है। सोचने के बाद आपको उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सोच एक्शन से ही आगे बढ़ती है। आपको सोच की दिशा में काम करना होता है, जैसा उन्होंने किया। उन्होंने पहले सोचा कि मुझे घर खरीदना है, फिर सोच पर विश्वास किया, फिर विश्वास के साथ उस सोच पर एक्शन लिया। रियल एस्टेट एजेंट से मिले, घर देखे, उसके हिसाब से उन्होंने पैसे कमाए। वो कहते हैं कि उन्होंने जैसे ही अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदला, वो इस पर एक्शन लेने के लिए उत्साहित हो गए। फिर उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त करने में कोई खास रुकावट नहीं आई। उनका मानना है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहला कदम होता है आपका सकारात्मक विश्वास। आपका सकारात्मक विश्वास तंत्र यानी पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। अगर आप प्रबल सोच बना लेते हैं कि आपको लक्ष्य प्राप्त करना ही है, तो आपके अंदर की ऊर्जा इस पर एक्शन लेने के लिए आपको प्रेरित करती है और आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। जेफ आगे लिखते हैं कि ये सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं है, ये सोच आपके रिश्तों पर भी लागू होती है। यदि आप सोचते हैं कि आपको अच्छे दोस्त और रिश्तेदार नहीं मिलेंगे, तो आपको नहीं मिलेंगे, भले ही आप अच्छे नेचर के क्यों ना हो। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो गलत संगत में पड़ जाते हैं, और ये अचानक नहीं होता। आप अपने एटीट्यूड को ऐसा बना लेते हैं, जिसकी वजह से आप उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो हमने इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण बात को जाना कि हमारी सोच कैसे काम करती है। हम जैसी सोच रखेंगे, वैसी ही चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और ये बात सिर्फ पैसे और करियर पर लागू नहीं होती, ये चीज आपके संबंधों पर भी लागू होती है। बस आप इतना समझ लें कि अगर आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तो आपके परिणाम भी नहीं बदलेंगे। तो आज से ही अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए और अपने जीवन में अच्छे परिणाम हासिल कीजिए।
अपना कोई लक्ष्य बनाएं, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करें, फिर उस पर अडिग रहें। आप जो पाना चाहते हैं वो आपको जरूर हासिल होगा। इस सीखने की प्रक्रिया में हम अपने अगले चैप्टर में आते हैं। मैं आपका दोस्त चेतन, मेरे साथ यूं ही बने रहें। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर एटीट्यूड इज एवरीथिंग की ऑडियो बुक समरी। पुरानी सोच बदलें। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग की बुक समरी, जिसे लिखा है अमेरिका के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग राइटर जेफ केलर ने। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि सफलता पाने के लिए पहले हमें अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करना होगा, उसके बाद एक सोच बनानी होगी, फिर उस पर विश्वास करना होगा, फिर उस पर उचित तरीके से काम करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारी सोच कैसे काम करती है और पुरानी सोच को कैसे बदलें, क्योंकि कभी कभी हम अपनी सोच को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि उससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बनते चले जाएंगे। अगर आपने एक गलत और नकारात्मक सोच को विकसित कर लिया है तो उससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है। हमारी सोच ज्यादातर हमारे रहन सहन से विकसित होती है। जेफ आगे लिखते हैं कि आपकी परिस्थिति आपकी सोच को निर्धारित करती है। आज आप जहां हैं या आपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है, उसमें आपके दृढ़ विश्वास और सोच का ही अहम रोल है। आगे भी आप भविष्य में क्या हासिल करेंगे, ये भी आपकी सोच ही तय करेगी। जेफ आगे कहते हैं कि हम अपने विचार बदल सकते हैं और उसके अनुसार आप अपने परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। आपको खुद पर गौर करना होगा कि आप पूरे दिन में क्या कहते हैं। आप ध्यान देंगे कि आपके अंदर एक आवाज आती है जिसे आप अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। अगर देखा जाए तो हम ज्यादातर खुद को कम आंक कर ही कुछ कहते हैं या आलोचनात्मक बात कहते हैं, जैसे मुझसे ये नहीं हो पाएगा, या मैं ये नहीं कर सकती, या मैं जो भी करता हूँ गड़बड़ हो जाता है, वगैरह वगैरह। इनका आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है और आप सच में कोई काम नहीं कर पाते, या करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। अब आपसे एक सवाल है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो समझ लीजिए इसका उल्टा भी होगा। मतलब आप खुद से बार बार कहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, मैं सक्सेस पा सकता हूँ। यहाँ गौर करने वाली बात है, जो भी आप खुद से कहते हैं उसे आपका मन बहुत ही ध्यान से सुनता है और वैसा ही आपको करने के लिए प्रेरित भी करता है। तो अगर आप खुद की आलोचना करते हैं या खुद को कम आंकते हैं तो ये सब छोड़कर पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। आप सोचें, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एक सफल इंसान हैं। फिर आप देखें, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे। जब पॉजिटिव सोचेंगे तो आप पॉजिटिव करने भी लगेंगे। जेफ लिखते हैं कि आप पॉजिटिव बनने और मन माफिक परिणाम पाने के लिए अपनी दिनचर्या में 2 नियम अपना सकते हैं। आप रोज करीब 30 मिनट कुछ प्रेरक साहित्य पढ़ने के लिए निकालें। ये साहित्य आप अपनी पसंद से चुन सकते हैं। रात में भी पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। आप आध्यात्मिक साहित्य भी पढ़ सकते हैं। आप इसका चयन भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। आजकल तो बहुत ही आसानी से आपको बहुत सी मोटिवेशनल चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी। आप लोगों की प्रेरणादायक जीवनियां और आत्मकथाएं भी पढ़ सकते हैं। दूसरा नियम, आप मोटिवेशनल स्पीचेस सुनना शुरू कर सकते हैं। ये भी आजकल आपको आसानी से सुनने के लिए मिल जाएंगी। इसे आप सफर करते वक्त या एक्सरसाइज करते वक्त भी सुन सकते हैं। आप एक चीज को कई बार सुनें। इससे ये होगा कि एक ही विचार कई बार आपके मन मस्तिष्क में बैठता जाएगा। आप उस पर अमल करना शुरू कर सकते हैं और इसमें भी आप स्वतंत्र हैं। आपको जो विचार अच्छे लगते हैं या जिनके अच्छे लगते हैं उनको सुने। हालांकि जेफ आगे ये भी क्लियर करते हुए लिखते हैं कि आप अपने एक्शन का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के विचारों का अनुसरण करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे प्रेरक विचारों को सुनते हैं तो इसका आपके जीवन पर सकारात्मक असर पड़ेगा। आप इसे खुद महसूस कर सकते हैं। जेफ अपने साथ हुए अनुभव का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उन्हें इससे बहुत फायदा हुआ। वो जब अपने जीवन में ऊब चुके थे, उन्होंने स्वाध्याय शुरू किया तो उन्होंने प्रतिदिन कुछ प्रेरक चीजों को पढ़ना और सुनना शुरू किया।
और आज वो इसी के दम पर यहाँ तक पहुंचे हैं। वो आज एक जाने माने चेहरे हैं। वो बड़े ही आत्मविश्वास से कहते हैं कि इन चीजों का असर आपके विचारों पर जरूर पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि हमें अपने विचारों को अच्छी पठनीय और सुनने वाली सामग्रियों का पोषण देना चाहिए, क्योंकि जब आपकी सोच बदलेगी तो आपको उसी के अनुसार रिजल्ट भी मिलेगा। मतलब आप डेली कुछ प्रेरक चीजें पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपके जीवन पर बहुत ही अविश्वसनीय प्रभाव पड़ेगा। तो इस चैप्टर को ऑरिसन के एक प्रसंग के साथ यहीं विराम देते हैं। वो कहते हैं कि आप दिल में जो सोचते हैं वो सच में आपके साथ होने लगता है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। मैं हूं चेतन, मेरे साथ इस चर्चा में इसी तरह बने रहें। दिमाग में फिल्में बनाना शुरू कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग की बुक समरी, जिसे लिखा है अमेरिका के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग राइटर जेफ केलर ने। पिछले चैप्टर में हमने अपने विचारों को अच्छे से पोषण देने के बारे में जाना, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी आगे की यात्रा को तय करते हैं। इसी के साथ आते हैं अपने नए चैप्टर पर। इसमें हम जानेंगे कि जो सफलता आपको अचानक बिना कुछ किए मिल जाती है, उस पर हमें ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। और हम इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि हम अपनी सफलता के बारे में कल्पना कैसे करें, मतलब एकदम फिल्म की तरह। हमने ये तो जान लिया कि हम जैसा विचार करेंगे वैसा ही बनेंगे। फिर तो हमें अच्छा ही विचार करना चाहिए, मतलब सफलता प्राप्त करने की अच्छी कल्पना करें। आपने सुना होगा कि कोई रातों रात अमीर बन गया या उसकी जिंदगी अचानक बदल गई, लेकिन ऐसी सफलता को कायम रख पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसलिए जेफ यहाँ क्लियर करते हुए लिखते हैं कि आप भी ऐसी कल्पना ना करें कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। आपने सुबह उठकर दरवाजा खोला और आपके घर के सामने पैसे से भरा बैग मिल गया। ऐसी कल्पनाएं सिर्फ कपोल कल्पित हो सकती हैं, हकीकत नहीं। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में ही अपनी मंजिल को पा लेंगे। सफलता हासिल करने के लिए आपको लगातार कोशिश करनी पड़ेगी और आपको बहुत सारे धैर्य की जरूरत होगी। जेफ आगे लिखते हैं कि पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं कि आपकी सफलता के रास्ते में सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। रास्ते में बहुत सी बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर आपको अपने विचारों पर यकीन है, खुद पर और अपने एक्शन पर यकीन है, तो आप हर बाधा को लांघते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जब आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हों, तो नेगेटिव विचार को अपने आसपास बिल्कुल मत फटकने दें। ये बात हम सबको मालूम है कि हम में से कोई नेगेटिव परिणाम नहीं चाहता, लेकिन नेगेटिव थॉट ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में आने की कोशिश करते हैं। तो आपको पॉजिटिव विचारों को इतना सोचना है कि प्रतिदिन उनकी संख्या नेगेटिव विचारों से बहुत ज्यादा हो। फिर आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आ रहे हैं। एलेक्स मॉरिसन कहते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं उसकी एक साफ प्रतिबिंब आपके दिमाग में पहले बननी चाहिए। मतलब आपको जो करना है उसे विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। अब आइए हम इसे विजुलाइज कैसे करें, मतलब हम जो भी हासिल करना चाहें उसका एक साफ प्रतिबिंब अपने मानसिक पटल पर कैसे बनाएं। इसे समझना बिल्कुल आसान है। जिस तरह हम अपने संबंधों के बारे में, सैलरी के पैसों के बारे में, बचत किए हुए पैसों के उपयोग के बारे में मन में एक दृश्य बना लेते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने काम से मिलने वाले परिणाम के बारे में भी प्रतिबिंब बना लेना चाहिए। फेमस सिंगर सिलीन डियोन से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी कल्पना की थी कि एक दिन उनके लाखों रिकॉर्ड बिकेंगे, हजारों लोगों के सामने वो परफॉर्म करेंगी, दुनिया में इतना नाम कमाएंगी, इस सवाल ने उन्हें जरा भी हैरान नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी 5 साल की उम्र में ही इन बातों का एक प्रतिबिंब अपने मानसिक पटल पर बना लिया था। बचपन के उन प्रतिबिंबों से उनका एक रिश्ता सा जुड़ गया था। वो हमेशा इसके बारे में कल्पना करती रहती थीं और देखिए एक दिन उन्होंने अपनी मंजिल को हासिल कर लिया। ये मत सोचिए कि उन्होंने सिर्फ कल्पना की, उन्होंने अपने इस विचार को दृढ़ किया, फिर इस पर काम किया, अथक प्रयास किया, फिर उन्हें ये सफलता मिली। ऐसे ही खिलाड़ी, स्केटर, नामचीन हस्तियां भी अपनी सफलता को पाने से पहले इस सफलता का प्रतिबिंब अपने मस्तिष्क में बना चुके होते हैं। जेफ आगे उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि
आप अपनी प्राइमरी स्कूल की किसी घटना। जेफ आगे उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि आप अपने प्राइमरी स्कूल की किसी एक घटना को ही ले लीजिए जिसमें आपकी किसी टीचर द्वारा आलोचना की गई हो। आपने उस वक्त खुद को काफी अपमानित महसूस किया होगा। ऐसी घटनाएं इतनी कठोर होती हैं कि ये आपके दिमाग में गहराई तक उतर जाती हैं। फिर अगर उसके बाद आपके स्कूल में आपसे कोई सवाल पूछा गया होगा तो आपको आता होगा, फिर भी आपने बताया नहीं होगा क्योंकि आपको उस आलोचना की याद आ गई हो। आपको लगा होगा कि कहीं फिर से गड़बड़ी ना हो जाए और आपको भरी क्लास के बीच अपमानित होना पड़ सकता है। वो घटना आपके मन में एक फिल्म की तरह बन जाती है। आप उसे क्लियरली विजुलाइज कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने मन में पड़े फिल्म आर्काइव को बदलने की कोशिश ही नहीं करते। हम जब भी किसी ख्याल या घटना की याद करते हैं तो हमारा दिमाग पहले से ही पड़ी फिल्म को प्ले कर देता है और हम उससे जुड़ी किसी भी घटना की तुलना उसी से करने लगते हैं। हालांकि हमारी सभी मानसिक फिल्में हमारे बचपन से नहीं होती। हम अपने रिश्तों, प्रोफेशन, जीवन में घट रही कई घटनाओं की फिल्में बनाते रहते हैं। ये तो ठीक से नहीं पता कि इन फिल्मों का सोर्स क्या है, लेकिन ये जरूर पता है कि आप इन फिल्मों की गिरफ्त में होते हैं और जब आपके जीवन में उससे जुड़ी कोई घटना होती है, आपका दिमाग उस फिल्म को चला देता है। जेफ आगे लिखते हैं कि आप उन फिल्मों को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अपनी मनपसंद फ्लेवर आइसक्रीम की कल्पना कीजिए। आप जरूर कर सकते हैं। आप एक हाथी की कल्पना कीजिए। आपका दिमाग उस हाथी की फिल्म चला देगा जो आपने कभी देखी होगी और उसकी फिल्म आपके दिमाग के आर्काइव में ही पड़ी होती है। फिर आप उस हाथी को गुलाबी रंग में बदल कर देखिए। आपके दिमाग में ये फिल्म भी चलने लगेगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जेफ आपको क्या समझाना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर आप चाहते हैं तो किसी चीज की भी फिल्म अपने दिमाग में बना लेते हैं। उसी तरह आप अपने दिमाग में पड़ी पहले की फिल्मों को बदल सकते हैं। जैसे आप बचपन में शिक्षक की आलोचना के परिणाम को बदल सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि उस समय आप एक छोटे बच्चे थे। आपके टीचर ने किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक बच्चे को किसी व्यवहार के लिए उसकी आलोचना की थी। अब उसे भूल जाइए। ऐसी ही बहुत सी फिल्मों को आप अपने दिमाग के आर्काइव से निकाल सकते हैं। शायद अब इस चैप्टर में बताई गई बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अपने मन की अपार ऊर्जा का उपयोग कर महान सफलता हासिल करने की कल्पना शुरू कर दें। इसी के साथ आइए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प की ताकत। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग की बुक समरी, जिसे लिखा है अमेरिका के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग राइटर जेफ केलर ने। फिलहाल जेफ एटीट्यूड इज एवरीथिंग इनकॉर्पोरेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस किताब में अपने अनुभवों के माध्यम से अपने पाठकों को एटीट्यूड के बारे में बताया है। उनका कहना है कि आपकी जिंदगी की कहानी एटीट्यूड से ही शुरू होती है और एटीट्यूड पर ही खत्म होती है। सारा खेल एटीट्यूड यानी आपके रवैये या दृष्टिकोण का है। जिस तरह उन्होंने अपने नजरिए को बदला और अपने मकसद को हासिल किया, उसी तरह आप भी अपने मकसद को पा सकते हैं। और जेफ का इस किताब को लिखने का भी यही मकसद है। तो आइए इसके अगले हिस्से पर चर्चा करें। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता की। जेफ बताते हैं कि उन्हें पहले प्रतिबद्धता और परसिस्टेंस यानी दृढ़ता का अर्थ पता था कि जोरदार मेहनत करना और तब तक प्रयास करना जब तक आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। लेकिन जब उन्होंने माइक की किताब द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ गेटिंग एब्सोल्युटली एवरीथिंग यू वांट पढ़ी तो उनका नजरिया ही बदल गया। इस किताब का मुख्य उद्देश्य ही है कमिटमेंट या प्रतिबद्धता। माइक के अनुसार किसी उद्देश्य को पाने का मूल मंत्र है किसी भी कीमत पर प्राप्त करने की इच्छा। मतलब आप अगर किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसे हर हाल में पाने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। यहाँ हर हाल या किसी भी कीमत का मतलब ये नहीं कि आप कोई अवैध काम करने लगें या फिर अनैतिक नियमों को अपना लें या दूसरों को हानि पहुंचाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर इच्छा का सही मतलब क्या है? वास्तव में ये एक मानसिक रुझान है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 7 कदम चलना जरूरी है तो मैं 7 कदम चलूंगा। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 70 कदम चलना जरूरी है तो मैं 70 कदम चलूंगा। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 170 कदम चलना जरूरी है तो मैं 170 कदम चलूंगा।
मतलब आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में चाहे जितने कदम चलने पड़े, आपको हर हाल में उतने कदम चलना ही है और इसके लिए आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। अब आप ये भी समझ लें कि बिना दृढ़ता के प्रतिबद्धता से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये मान लीजिए, प्रतिबद्धता और दृढ़ता दोनों बचपन की सहेलियां हैं। ये दोनों साथ साथ ही चलती हैं। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले खुद से कमिटमेंट करते हैं, यानी प्रतिबद्ध होते हैं। फिर आप इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए दृढ़ता उस पर लगाते हैं। अगर आप खुद को किसी लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध कर लेते हैं तो आपका साथ परिस्थितियां भी देने लगती हैं। आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं उन्हें आप अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जैसे अगर आपको एक अच्छे लेखक के रूप में खुद को स्थापित करना है और आपको किसी भी कीमत पर बनना ही है वाले फॉर्मूले को अपनाते हैं, फिर आपका लेखक बनना तय हो जाएगा। आप कोई लिटरेसी एजेंट से टकरा जाएंगे या आपकी नजर किसी ऐसे टीवी शो पर अटक जाएगी जो आपको इसके बारे में अच्छे सुझाव दे। जय फिर से एक बार यहाँ बताते हैं, ये कोई रातों रात होने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा और इससे जुड़ी अपॉर्चुनिटी को पकड़ना होगा। इसके संदर्भ में वो W.H. मारे का एक वक्तव्य लिखते हैं, जब तक कोई इंसान किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध नहीं होता, उसके अंदर झिझक, छोड़कर पीछे हटने और जल्दी ही मन बदलने की संभावना बनी रहती है। किसी भी नई सोच के पीछे एक शाश्वत सत्य काम करता है, जिसे इग्नोर करने से आप अपने अनगिनत विचार और शानदार योजनाओं को बर्बाद कर देते हैं। जिस पल कोई इंसान प्रतिबद्ध हो जाता है, ईश्वर भी उसका साथ देना शुरू कर देता है। फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरी कायनात आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए रास्ता बनाती चली जा रही है। जेफ आगे लिखते हैं कि आपको प्रतिबद्ध बनाने के लिए प्री प्लानिंग की ज्यादा जरूरत नहीं होती। आप अपना लक्ष्य बनाएं और प्रतिबद्धता के साथ जुट जाएं। आपको समझ और दिशा मिलती चली जाएगी। फिर जेफ अपने बारे में बताते हुए लिखते हैं कि जब वो पॉजिटिव एटीट्यूड और सफलता के दूसरे सिद्धांतों के बारे में काफी सीख चुके थे, तो वो अपना अनुभव लोगों के साथ साझा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन अनुभवों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। फिर उन्होंने सबसे पहले अपना आर्टिकल एक लोकल न्यूज़लेटर को सेंड किया, जिसको उन्होंने प्रशिक्षण और मानव संसाधन के कार्य में शामिल लोगों के बारे में लिखा था। फिर वो 1990 की गर्मियों में प्रकाशित हुआ था। एक महीने बाद उन्हें स्टुअर्ट कोमेन का फोन आया, जो एक फ्रीलांस राइटर थे। वे सूचना पत्र निकालने वाले अलग अलग बिजनेस से जुड़े हुए थे। स्टुअर्ट ने उनसे कहा कि उन्होंने उनका वो आर्टिकल पढ़ा और वो उन्हें बहुत पसंद आया। फिर स्टुअर्ट जेफ से पूछते हैं कि क्या आप किसी सूचना पत्र के लिए आर्टिकल लिखना पसंद करेंगे? मैं अपना एक खुद का सूचना पत्र निकालने के बारे में सोच रहा हूँ। फिर जेफ की स्टुअर्ट से मीटिंग होती है। दोनों की मीटिंग सक्सेस रही। करीब एक महीने बाद एटीट्यूड इज एवरीथिंग नाम से सूचना पत्र का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ। फिर करीब 20 साल तक उस सूचना पत्र का प्रकाशन चलता रहा। उससे मिलने वाली जानकारियों से लाखों लोग प्रभावित हुए। उससे उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाए। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सब कैसे हुआ? प्रतिबद्धता का ही फल है। वो अपनी जानकारियों को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। इस कड़ी में उनकी मुलाकात एक बिल्कुल अनजान इंसान स्टुअर्ट से होती है और सब कुछ होता चला जाता है। तो आप भी अपना कोई लक्ष्य बनाएं, फिर उसको हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ पूरी प्रतिबद्धता से जुट जाइए। सब कुछ होता चला जाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि प्रयास का संपूर्ण प्रतिफल तभी प्राप्त होता है जब कोई इंसान हार को मानने से मना कर देता है। तो आप भी हार मानने से इनकार करते हुए आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ आइए अपने अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। दुखड़ा रोना छोड़ें, अवसर आपके बगल में खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग की बुक समरी, जिसे लिखा है अमेरिका के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग राइटर जेफ केलर ने। पिछले चैप्टर में हमने प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के बारे में जाना, जिसमें हमने सीखा कि अगर हम किसी चीज को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर लगते हैं तो उसे पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अब आइए बात करते हैं समस्याओं की। क्या है कि जब आप प्रतिबद्ध होकर दृढ़ संकल्प के साथ किसी काम को पूरा करने में लगते हैं तो सब कुछ इतना आसान नहीं होता। इसमें आपको बहुत सी समस्याएं आती हैं।
बहुत से लोग तो इससे इतना परेशान हो जाते हैं कि अपना दुखड़ा रोने लगते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आप सफल नहीं होते? क्या आपको लगता है कि सबसे ज्यादा बुरा आपके साथ ही हो रहा है? या आपको लगता है कि सबसे ज्यादा बुरा आपके साथ ही होता है? या आप ये कहते फिरते रहते हैं कि मेरे साथ बुरा ही क्यों होता है, और इसके एवज में लोगों से सिंपैथी बटोरते रहते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी आदत को जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। ये आदत आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को नेगेटिव में बदल देगी। जेफ इस किताब में लिखते हैं कि अगर आप प्रतिबद्धता के साथ किसी काम को करते हैं और आपके अंदर धैर्य है, तो आप समस्याओं को अवसर में बदल सकते हैं। क्योंकि हर समस्या के दो पहलू होते हैं। एक तो हम सबको आसानी से दिख जाता है, समस्या मतलब परेशानी। दूसरा पहलू है अवसर। कुछ समस्याएं आपके जीवन में इसलिए आती हैं जिससे आपको आपकी कमजोरी का पता चल जाए और मौका रहते आप उसे सुधार लें। इससे आप अपने जीवन की परिस्थितियों में सुधार कर सकते हैं। इस समस्या से आपको फायदा होता है कि आप अपनी कमजोरी को समझ सकें और उसे खत्म कर सकें। इससे आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होता है। जैसे अक्सर आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुझे इस मजबूरी ने बहुत बड़ा सबक दिया। परेशान तो हुआ लेकिन बात समझ आ गई। कभी कभी कुछ लोगों की नौकरी चली जाती है। स्वाभाविक है, किसी की नौकरी का जाना मतलब बनी हुई स्थिति का बिगड़ जाना। उनके सामने कई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। कुछ इन परेशानियों का रोना रोते हैं तो कुछ नया बिजनेस शुरू कर लेते हैं और वे उसमें सफल हो जाते हैं। बाद में उन्हें एहसास होता है कि इसमें तो वे अपनी नौकरी से ज्यादा कमा रहे हैं। बस आपको परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना आना चाहिए। ये तभी होगा जब आप अपने एटीट्यूड की खिड़की को समय समय पर चमकाते रहेंगे। इसी को कहते हैं कि एक समस्या से शुरू हुई कहानी का अंत अवसर से हुआ। जेफ न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख का जिक्र करते हुए लिखते हैं जिसका शीर्षक था, क्या ब्रेन ट्यूमर किसी के लिए भी लाभदायक हो सकता है? ये एक 40 वर्षीय युवती शैरोन की कहानी थी। इसकी बाईं आंख के पीछे एक ट्यूमर हो गया था। उसे 6 घंटे के सफल ऑपरेशन के बाद निकाला गया। इससे उसके अंदर ट्यूमर से होने वाले कैंसर का खतरा टल गया। शैरोन खुद बताती हैं कि ये एक अप्रिय घटना होने के बाद भी मेरे लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। जब मैं बीमार हुई तो मुझे एहसास हुआ कि हमें चाहने वाले बहुत हैं। कई लोग मेरे हस्बैंड और बच्चों के लिए खाना बनाकर पहुंचा देते थे, घर की सफाई करने आ जाते थे। कईयों से आर्थिक मदद भी मिली। इस परिस्थिति में शैरन को जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिली वो ये थी कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। उनको ये पता चला कि जीवन कभी भी खत्म हो सकता है, इस पर गुमान नहीं करना चाहिए। वो पहले से ज्यादा पॉजिटिव महसूस करने लगी, अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ और प्रतिबद्ध हो गईं। इतना ही नहीं, उनके रिश्तों में मिठास बढ़ गई। उनके भाई बहनों में और भी नजदीकियां आ गईं। उनको एक दूसरे का महत्व समझ में आ गया। जेफ का ही एक बहुत फेमस कोट है, समस्या हमारी छुपी हुई क्षमता को उजागर करती है। मतलब जब समस्या का प्रेशर अंदर जाता है तो आपको अपनी असली ताकत का पता चलता है। नहीं तो आप एक रूटीन जिंदगी जीते चले जा रहे होते हैं। आप लोग भी अपनी जिंदगी के बताए गए हिस्सों पर गौर करें। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जिससे नेगेटिव दिखने वाली समस्याओं ने आपको पॉजिटिव सबक दिया हो सकता है कि आपको किसी जॉब से निकाल दिया गया हो और बाद में आपको उससे अच्छी जॉब मिल गई हो, या फिर किसी बीमारी के कारण आपको अपने खान पान में बदलाव लाने और रेगुलर एक्सरसाइज करने का सबक मिला हो, जिससे आज आप एक तंदुरुस्त जीवन जी रहे हों। अपनी जिंदगी में आई सारी परेशानियों पर फिर से गौर करें, उनसे मिले अनुभवों और सीख की पहचान करें। अगर आप गौर से देखेंगे और महसूस करेंगे तो आपको उनमें बहुत ही सकारात्मक सबक दिखाई देंगे जो अपनी आगे की जिंदगी को बेहतर बनाने में खुद की मदद करेंगे, और आप ऐसा कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ अपने अगले चैप्टर पर चलते हैं। मैं चेतन, आप सुन रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग की ऑडियो बुक समरी। तो हमारे साथ यूं ही बने रहें। अपने दिमाग को अच्छे शब्दों की खुराक दें। नमस्कार, मैं हूं चेतन, आप सुन रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग की बुक समरी, जिसे लिखा है अमेरिका के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग राइटर जेफ केलर ने। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि अगर गौर से हम अपनी जिंदगी की समस्याओं को देखें तो उनमें अवसर दिखेंगे जिससे हम अपनी आगे की जिंदगी को और अच्छे से जी सकते हैं।
अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम जिन शब्दों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। टॉम हॉपकिंस कहते हैं कि हम जिन शब्दों को बार बार दोहराते हैं वो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं। क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि आप डेली जो शब्द प्रयोग करते हैं वे किस तरह के होते हैं, या फिर आप उनको अपने मुंह से बाहर निकालते वक्त कितनी सावधानी बरतते हैं? आपको लगता होगा शब्द हैं निकल जाते हैं, इसमें गौर करने वाली बात कौन सी है? शब्दों का चयन करना और फिर उन्हें बोलना बहुत बड़ी बात होती है। आपके मुख से निकले शब्द किसी का भविष्य बर्बाद कर सकते हैं, किसी के लिए अवसर का सृजन कर सकते हैं, या आप जो जीवन जी रहे हैं उसे सरल और उपयोगी बना सकते हैं। आपके शब्द आपको दृढ़ प्रतिज्ञ बनाने में मदद करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और आपकी हकीकत को गढ़ते हैं। अब शायद आपको शब्दों का महत्व समझ आ गया होगा। अब आइए इसे एक छोटे से शब्द चित्रण से समझते हैं। सोच, उसके आगे शब्द, शब्द के आगे विश्वास, विश्वास के आगे एक्शन, और फिर उससे मिलता है परिणाम। अब आइए जान लेते हैं ये विचारधारा हमारे ऊपर किस तरह से काम करती है। मान लें कि राज की सोच है कि वो सेल्स में अच्छा काम नहीं कर सकता। यहां ध्यान दीजिए, सोच पर। आप किसी चीज को करने से पहले उसके बारे में एक सोच बनाते हैं, और हमारे शब्द चित्र में भी सोच सबसे पहले है। तो ये सोच राज के दिमाग में एक बार नहीं आएगी, उसके दिमाग में बार बार आएगी, और फिर वो इनसे जुड़े शब्दों का प्रयोग करने लगेगा। ध्यान दीजिए, सोच के बाद शब्द भी आ गया। अब राज ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा जो उसकी सोच का समर्थन करते हैं। जैसे, मैं सेल्स में अच्छा नहीं कर सकता, मैं सेल्स के लिए बना ही नहीं हूं, या मुझे ये कॉल करना और फिर कस्टमर से मिलना पसंद ही नहीं है। ऐसे शब्दों का प्रयोग राज अपने दोस्तों या जान पहचान वालों से बार बार करता रहेगा, और फिर धीरे धीरे उसके मन में एक विश्वास पैदा होगा कि वो सच में सेल्स में अच्छा नहीं कर सकता। देखिए, राज ने सबसे पहले एक सोच बनाई, फिर शब्दों का प्रयोग किया, अब उसे विश्वास भी हो गया। अब बारी आती है एक्शन की। जैसा आपका विश्वास होगा वैसे ही आप एक्शन लेंगे, मतलब एकदम काम चलाऊ। होगा तो होगा, नहीं तो मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं सेल्स में अच्छा नहीं कर सकता। फिर आपको परिणाम भी ऐसे ही मिलते हैं, नेगेटिव। आप एक चीज को हमेशा याद रखें, आप जीवन में जो भी करते हैं या हासिल करते हैं उसकी जड़ें आपके विश्वास की मिट्टी की पकड़ में होती हैं। अगर राज ये विश्वास बना लेता कि वो सेल्स में सफल नहीं होगा, तो उसे सच में सक्सेस नहीं मिलेगी, उससे वो पैसा भी नहीं कमा पाएगा। उसका एक्शन उसके विश्वास के हिसाब से काम करेगा, फिर परिणाम भी अच्छे नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, राज के ऊपर इसके और भी बुरे परिणाम होंगे। उसकी सोच नेगेटिव होगी, उसके शब्द और भी नेगेटिव होते चले जाएंगे, वो जो एक्शन लेगा वो भी नेगेटिव होगा, उसका विश्वास नेगेटिव होता चला जाएगा, और फिर उसे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव परिणाम ही प्राप्त होंगे। इसके विपरीत अगर राज पॉजिटिव सोच डेवलप करता है तो उसके शब्द पॉजिटिव होंगे, उसका विश्वास सशक्त होगा। इसके विपरीत अगर राज पॉजिटिव सोच डेवलप करता तो उसके शब्द पॉजिटिव होते, उसका विश्वास सशक्त होता और उसके इरादे मजबूत होते, जिससे वो एक सही एक्शन लेता, और फिर राज को परिणाम भी पॉजिटिव ही मिलता। इसलिए हमें अपने शब्दों को कम नहीं आंकना चाहिए। हमें हमेशा अपने दिमाग को अच्छे और पॉजिटिव शब्दों की खुराक देनी चाहिए। जो अपने दिमाग में नेगेटिव शब्द भरते हैं उनके हिस्से में सिर्फ नेगेटिव एटीट्यूड ही आता है। ये कॉज एंड इफेक्ट का मसला है, मतलब जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनते चले जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप नेगेटिव सोचें और आपके विश्वास पॉजिटिव होंगे तो ये असंभव है, फिर आप उसी तरह का एक्शन भी लेंगे। अगर आपका रवैया राज की तरह है तो आप अच्छे परिणाम की कल्पना करना छोड़ दें। अब आइए जरा सा कैंट कलर्स नाम के एक साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं। कलर्स नासा की एक खोज अभियान को लीड कर रहे थे। उस प्रोजेक्ट का नाम था एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। कलर्स को भौतिकी विज्ञान में
डॉक्टरेट की उपाधि हासिल थी। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित कर रहे थे जो ब्रह्मांड में ऐसे रेडियो सिग्नल की खोज करता है जो अन्य ग्रहों पर जीवन होने के संकेत दे सके। आपके दिमाग में स्टार ट्रैक के कई सीन आने लगे होंगे, है ना? कोई बात नहीं, ये हमारे दिमाग में पड़ी फिल्म का एक हिस्सा है। लेकिन ये खोज एक छोटे पैमाने पर की जा रही थी, जो पूरी तरह से तकनीकी एवं वैज्ञानिक खोज थी। तो इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले कलर्स एक छोटी सी शारीरिक समस्या से भी जूझ रहे थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कलर्स को शायद घुटनों में दर्द या माइग्रेन की शिकायत रही होगी। जी नहीं, कलर्स नेत्रहीन थे। वो इसके लिए एक छोटी सी समस्या जैसे शब्द का प्रयोग कर खुद को विश्वास दिलाना चाहते थे कि ये वाकई उनके लिए एक छोटी सी समस्या है, जिससे वो अपने आप को उस बड़े मिशन के लिए तैयार कर सकें। ऐसे ही आप भी जिसे बड़ी बाधा मानते हैं, उसे एक साधारण सी समस्या मानकर आगे बढ़ें। आपको जब खुद पर विश्वास होगा, आप वैसा ही एक्शन लेंगे और फिर आपको वैसे ही परिणाम भी मिलेंगे। आशा है कि आप शब्दों के महत्व को अच्छे से समझ गए होंगे। मुझे ये भी आशा है कि आप भविष्य में अपने दिमाग को अच्छे शब्दों का पोषण देंगे, जिससे आपका विश्वास मजबूत होगा। आप अपने जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करेंगे। एक पॉजिटिव एटीट्यूड की ताकत से आप मनचाहे काम को अंजाम दे सकते हैं। इसी के साथ आइए रुडयार्ड किपलिंग के एक फेमस कोट के साथ अपने इस चैप्टर को विराम देते हैं। किपलिंग कहते हैं, शब्द इंसान द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे उपयोगी दवा है। तो कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप सुन रहे हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग की बुक समरी, जिसके राइटर हैं जेफ केलर। जेफ केलर अपने आप में एक मिसाल हैं। वो एक बुरे दौर से बाहर आए, खुद तो सफल हुए ही हजारों को सफलता हासिल करने का मंत्र भी दे चुके हैं और अब भी वो बहुत लोगों को प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं। इसमें उनका साथ दे रहा है उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। ये किताब मुख्य रूप से इंसान के एटीट्यूड के बारे में है, क्योंकि आप जो भी करते हैं उसकी दिशा आपका एटीट्यूड ही तय करता है। अभी तक हमने इस किताब के बहुत से हिस्सों के बारे में जाना और समझा, जैसा कि हमने अपने पिछले चैप्टर में शब्दों के महत्व के बारे में जाना, क्योंकि जैसे शब्द हम अपने दिमाग में भेजते हैं उन्हीं पर वो विश्वास करना शुरू कर देता है और वैसे ही हम एक्शन लेते हैं और परिणाम पाते हैं। इसलिए अगर आप मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती, या मैं इस काम में अच्छा नहीं या उस काम में अच्छा नहीं, या ये मेरे लिए असंभव काम है, जैसे शब्दों का पोषण अपने दिमाग को देते हैं, तो ऐसा करना छोड़ दें। अपने दिमाग को आज से ही पॉजिटिव शब्दों की खुराक देना शुरू करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से आपका दिमाग आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। इसी के साथ आते हैं अपने नए चैप्टर पर। तो कैसे हैं आप? जी हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर में हम इसी पर चर्चा करेंगे। जेफ इसके बारे में लिखते हैं कि अक्सर हम एक दूसरे से बातचीत शुरू करने से पहले इसका प्रयोग करते हैं। हम इसे लाइटली लेते हैं या एक सामान्य सी प्रतिक्रिया के साथ इसका उत्तर देते हैं, लेकिन हमें इसे खुद से करीब 10 बार पूछना चाहिए कि कैसे हैं आप, और 10 बार इसका उत्तर देना चाहिए। हो सके तो आप इसकी संख्या बढ़ाकर 50 भी कर सकते हैं। इस सामान्य सी दिखने वाली प्रतिक्रिया का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इस छोटी सी प्रतिक्रिया से आपका एटीट्यूड झलकता है। ये प्रतिक्रिया आपके एटीट्यूड को बना और बिगाड़ सकती है। इसलिए इसका उत्तर देते समय आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देने में लोग 3 तरह के भावों को दर्शाते हैं: पॉजिटिव, कॉमन और नेगेटिव। अब आइए सबसे पहले जान लेते हैं नेगेटिव प्रतिक्रिया के बारे में, क्योंकि ज्यादातर लोग आपको इसी तरह के मिल सकते हैं या मिलते होंगे। ऐसे लोगों से जब आप पूछते हैं कि कैसे हैं आप, तो इनके जवाब इस तरह के होते हैं: ठीक नहीं चल रहा, हालत खराब है, आज का दिन सबसे खराब रहा, जिंदगी से थक गया हूं, यार ये संडे कब आएगा। इसका मतलब ये जिस काम को कर रहे हैं उससे खुश नहीं है, या फिर फ्राइडे और सैटरडे आते आते ये अपने काम से बोर हो जाते हैं। और जब आप इसका जवाब किसी से पाते हैं कि यार पूछो ही मत, तो आप समझ लीजिए कि आपको और भी सुनना पड़ेगा। वो इंसान आप जैसे दुर्लभ मनुष्य की खोज कर रहा था।
वो अपने दुख का पिटारा लिए आपका ही इंतजार कर रहा था। फिर वो आपसे अपने ऐसे ऐसे दुखों के बारे में बताएगा जिसे कोई भी आसानी से खत्म कर सकता है। फाइनली आपको खुद पर दुख जताना पड़ेगा कि मैं किस मुसीबत में फंस गया।